गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम इटली के एकीकरण के बारे में आगे आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इटली एकीकरण से संबंधित विभिन्न पक्षों को देखा था, जिसके अंतर्गत भूमिका, बाधाएं और सहायक तत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम लोग बात करेंगे एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण आता है। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि विभिन्न इतिहासकारों ने इटली के एकीकरण के चरण को लेकर विभिन्न मत रखे हैं। उनके अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार इटली का एकीकरण 2 चरणों में हुआ, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इटली का एकीकरण 3 चरणों में हुआ। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अधिकांश विद्वान 1850 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी के समय को एकीकरण का काल मानते हैं और इसे 2 भागों में विभक्त किया है। परंतु यह कहना यहाँ उपयुक्त होगा कि प्रथम चरण में जो आंदोलन हुए या जो गतिविधियां एकीकरण के लिए की गई, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस दौरान क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने विभिन्न आंदोलनों के द्वारा इटली के एकीकरण के महत्व को रखा। उन्होंने अपने गतिविधियों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इटली मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, अपितु इसकी अपनी एक संस्कृति है, अपना एक समाज है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, जिसे संयुक्त रूप से एकीकृत करना काफ़ी आवश्यक है। यहाँ पर हम प्रथम चरण से लेकर तृतीय चरण तक होने वाले विभिन्न घटनाओं को देखेंगे और इस अवधि में जिन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, उसके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि इटली के एकीकरण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उसमें मैजनी, कैबुल, गैरिबाल्डी आदि के योगदान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम विभिन्न चरणों में होने वाली गतिविधियों का वर्णन करेंगे, साथ ही इन व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्होंने विभिन्न चरणों में क्रांति को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण का जो गतिविधियां हैं, उसमें मैजनी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण देखा जाता है। मैजनी का जन्म 22 जून 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। उसके पिता प्रसिद्ध डॉक्टर और प्रोफेसर थे। मैजनी प्रारंभ से ही या बाल काल से ही फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी अधिक प्रभावित था और वह इस क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित होकर इटली में भी राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत समस्त इटली को एकीकृत करना चाहता था। युवावस्था में उसने कई सारे क्रांतिकारी साहित्यों का अध्ययन किया, जिससे उसकी विचारधारा में और अधिक प्रखरता आई और अधिक परिपक्वता आई और वह जल्द ही कार्बोनरी का सदस्य बना, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कार्बोनरी का सदस्य बना और राष्ट्र आंदोलन में प्रवेश किया। यद्यपि वह कार्बोनरी के कार्यक्रमों और उसके क्रियान्वयन से संतुष्ट नहीं था, परंतु फिर भी उसने इसकी सदस्यता ग्रहण की और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना भूमिका का निर्वाह करना प्रारंभ किया। 1830 ईस्वी में होने वाली क्रांति से प्रभावित होकर मैजनी ने भी एकीकरण के लिए आंदोलन छेड़ दिया और उसने अपने समर्थकों के द्वारा आंदोलन करने प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उसे 6 महीने की सजा हुई
और सजा समाप्त होने के पश्चात उसे इटली से निष्कासित कर दिया गया। इसी अवस्था में रहते हुए 1831 ईस्वी में मैजनी ने तरुण इटली का गठन किया, जो तत्कालीन इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में जाना जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य इटली की स्वतंत्रता और उसकी एकीकरण था। इस संगठन के कार्यक्रमों से कई लोग काफ़ी प्रोत्साहित हुए, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए और जल्द ही इसके सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। मैजनी ने अपने साहित्यों के द्वारा भी इटली के निवासियों को देशभक्ति और आत्म बलिदान के बारे में बताया। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि इटली एकमात्र भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, अपितु इसकी अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था है, जिसका एकीकृत होना काफ़ी आवश्यक है। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी में क्रांति हुई, जिससे प्रभावित होकर मैजनी ने पुनः क्रांति का प्रारंभ कर दिया। जल्द ही फ्रांसीसी क्रांति प्रभावित होकर इटली के कई राज्यों जैसे नेपल्स, सिसिली, पिटमॉन्ट, टस्कनी आदि में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया। रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई और नवारा में पिटमॉन्ट की पराजय हुई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1848 ईस्वी में जो विद्रोह ऑस्ट्रिया में प्रारंभ हुआ था, उसमें मेटरनिख का पतन हुआ। मेटरनिख को अपना सत्ता छोड़कर भागना पड़ा और इस घटना के पश्चात समस्त इटली राज्यों में एक नई आशा की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को छेड़ दिया। परंतु ऑस्ट्रिया अभी इतना कमज़ोर नहीं था, वह अभी भी शक्तिशाली था, जिसके कारण उसने कालांतर में पिटमॉन्ट के शासक को पराजित किया नवारा के युद्ध में, और जिसके इस पराजय के पश्चात पिटमॉन्ट की सत्ता पर विक्टर एमैनुएल द्वितीय आसीन हुआ। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक या 50 ईस्वी तक जो घटनाएं घटी, उसे कई इतिहासकारों ने बहुत ही साधारण रूप से प्रस्तुत किया है, परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि इस अवधि में इटली का इतिहास घरेलू फूट, विदेशी आधिपत्य और विफल संघर्ष का इतिहास रहा। परंतु इसके बाद भी इस अवधि में होने वाली घटनाओं ने यहाँ की जनता को इस बात के लिए प्रेरित किया कि यदि वे संगठित रूप से आंदोलन करें और एक कुशल नेतृत्व के अधीन कार्य करें तो इटली का एकीकरण संभव है। इटली एकीकृत अवश्य हो पाएगा। इतिहासकारों ने मैजनी के महत्व को भी देखा, जिसके अनुसार मैजनी ने इस अवधि में इटली के निवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि इटली का एकीकरण संभव है। मैजनी ने इटली के निवासियों को देशभक्ति और आत्म बलिदान का पाठ पढ़ाया और उस पृष्ठभूमि का निर्माण किया जिस पर इटली का एकीकरण संभव हो सका। इस कारण इस अवधि को काफ़ी महत्व दिया जाता है और इसे प्रथम चरण के रूप में देखा जाता है। इसके बाद प्रारंभ होता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें इटली का अधिकांश एकीकरण हो चुका था और इसे नेतृत्व प्रदान किया था कैबूर ने। कैबूर का जन्म 10 जुलाई 1810 ईस्वी में सर्निया में हुआ था
और 10 वर्ष की आयु में ही सैनिक शिक्षा इस ग्रहण की और कालांतर में सेना में इंजीनियर के पद पर आसीन हुआ, परंतु सेना की सेवा इसे अधिक पसंद नहीं आई और इसने 1831 ईस्वी में सेना से त्यागपत्र दे दिया। 1847 ईस्वी के मध्य तक 1831 ईस्वी से 1847 ईस्वी के मध्य तक कैबूर ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार के रूप में कार्य करता रहा और राजनीति में प्रवेश करने की अवसर तलाशता रहा। 1847 ईस्वी में इसने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसके द्वारा उसने इस बात का प्रचार किया कि इटली का एकीकरण वैधानिक राजतंत्र के अंदर ही संभव है, वैधानिक राजतंत्र के नेतृत्व में ही संभव है और पिटमोन सर्डिनिया का राज्य ही ऐसा राज्य है जो इस एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। 1848 ईस्वी में पिटमोन विधानसभा का सदस्य वो निर्वाचित हुआ और 1850 ईस्वी में मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुआ तथा इसे कृषि और वाणिज्य मंत्री का पद दिया गया। 1852 ईस्वी में वह अर्थ और नौसेना मंत्री भी निर्वाचित हुआ। चूंकि कैबूर में एक नेता के सभी गुण मौजूद थे, वह सफल कूटनीतिज्ञ था, उसे परिस्थिति को समझने की अच्छी परख थी। यानी एक नेता में जो गुण होते हैं, एक नेतृत्वकर्ता में जो गुण होते हैं, वह सभी गुण कैबूर में मौजूद थे। इस कारण पिटमोन सर्डिनिया के शासक विक्टर एमरेथस उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और 1852 ईस्वी में ही उसने कैबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। चूंकि कैबूर पिटमोन सर्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था, इसलिए वह पिटमोन सर्डिनिया के राज्य को इस स्थिति पर ले जाना चाहता था जिसके द्वारा वह एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। इसके लिए आवश्यक था कि पिटमोन को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाए और इसके लिए पिटमोन ने कई कार्य किए, जैसे संसद प्रणाली का विकास, स्वायत्त संस्था का निर्माण, चर्च के विशेष अधिकारों का अंत। चूँकि उस समय प्रशासनिक गतिविधियों में चर्च के द्वारा काफ़ी हस्तक्षेप किया जा रहा था, इस कारण कैबूर ने चर्च के विशेष अधिकारों का अंत कर दिया। मठों में जो भ्रष्टाचार पनप रहे थे, उसके कारण उसको समाप्त कर दिया। शिक्षा का विकास किया, 90,000 सेना का गठन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबूर इस बात से परिचित था कि कालांतर में इटली को एकीकृत करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें उसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों से युद्ध करना पड़ सकता था। इस कारण दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कैबूर ने 90,000 सेना का गठन किया और जहाजी बेड़े का निर्माण किया। ये सामरिक दृष्टिकोण से इसके द्वारा किए गए कार्य थे। इसके पश्चात कैबूर ने पिटमोन की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के हेतु मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया, नए उद्योगों की स्थापना की, आवागमन साधनों का विकास किया, रेलवे लाइन का विस्तार किया, कृषि भूमि का विस्तार किया, क्योंकि उस समय कृषि भूमि काफ़ी सीमित थी, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि इटली में कृषि भूमि उतनी अधिक मात्रा में नहीं थी। इस कारण कई ऐसे क्षेत्र थे जो कृषि योग्य हो सकते थे, उन्हें कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया, जिससे कि कृषि का विस्तार हो सके, व्यापार को गति मिल सके और पिटमोन सर्डिनिया के राज्य का विकास हो सके। उसने कृषि समितियों का गठन किया जिसके द्वारा किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। कुल मिलाकर कैबूर ने गृह नीति के अंतर्गत पिटमोन सर्डिनिया के राज्य को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुधार किए और पिटमोन को उस स्थिति पर ला खड़ा किया जिसके द्वारा वह एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सकता था। इसके पश्चात कैबूर ने विदेश नीति के अंतर्गत कुछ कार्य किए।
क्योंकि उसे इस बात का पूर्ण रूप से आभास था कि एकीकरण के लिए उसे विदेशी राष्ट्र की सहायता चाहिए और यह सहायता उसे फ्रांस या इंग्लैंड के द्वारा ही प्राप्त हो सकता था। चूँकि इंग्लैंड इस समय शानदार पृथकतावादी नीति का अनुपालन कर रहा था, ऐसी स्थिति में फ्रांस की मित्रता ही उसे प्राप्त हो सकती थी। इस हेतु उसने क्रीमिया के युद्ध में हस्तक्षेप किया और अपने सैनिकों के द्वारा फ्रांस के शासक को काफ़ी प्रभावित किया। कालांतर में इटली और नेपोलियन तृतीय, जो फ्रांस का शासक था तत्काल परिस्थिति में, दोनों के मध्य कोलंबियस की संधि हुई, जिसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया गया, जिसमें पहला था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होने की स्थिति में फ्रांस सर्डिनिया पिटमॉन्ट को सैनिक सहायता प्रदान करेगा। लोम्बार्डी, वेनेशिया, पार्मा, मोडेना, टस्की आदि राज्य सर्डिनिया पिटमॉन्ट को प्राप्त होंगे। फ्रांस को सवैया और नीस का प्रदेश प्राप्त होगा तथा पोप की अध्यक्षता में बृहद सर्डिनिया पिटमॉन्ट एवं इटली के अन्य राज्यों का संघ बनाया जाएगा। चूँकि फ्रांस और सवैया इटली के ही भाग थे, परंतु कैबूर ने यहाँ धैर्य से कार्य लिया और सवैया नीस को फ्रांस को देने का लालच दिया ताकि फ्रांस की मित्रता उसे प्राप्त हो जाए और इटली के एकीकरण में सुविधा प्राप्त हो सके। फ्रांस से मित्रता करने के पश्चात कैबूर अब ऑस्ट्रिया से युद्ध की अवसर तलाशने लगा और यह अवसर भी उसे जल्द ही प्राप्त हो गया जब कैबूर ने इटली स्थित ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह करवा दिया। ऐसे क्षेत्र जो इटली में थे परंतु जिस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, और इस कारण कैबूर ने यहाँ विद्रोह करवा दिया, जिसके कारण दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया और पिटमॉन्ट की सेना ने कई स्थानों पर ऑस्ट्रिया को पराजित किया, जिसमें मॉन्टेबेलो, पोलेस्ट्रो, मेगिंडा, ये 3 ऐसे प्रमुख युद्ध थे जिस पर पिटमॉन्ट सर्डिनिया की सेना ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया और एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रिया अब पूरी तरह पराजित हो जाएगा और संपूर्ण इटली पर पिटमॉन्ट सर्डिनिया का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। युद्ध के मध्य ही फ्रांस युद्ध से अलग हो गया और उसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली, जिसके अनुसार लोम्बार्डी का क्षेत्र सर्डिनिया को दिया जाए और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहे। मध्य इटली के राज्य पार्मा, मॉडर्न टस्कनी, वहाँ के शासक को वापस कर दिया जाए, अर्थात जो संधि पहले कोलंबियस संधि में की गई थी उसे इस संधि के द्वारा विपरीत करने का प्रयास किया गया। इसमें एक और शर्त जोड़ी गई कि पोप की अध्यक्षता में एक संघ का निर्माण किया जाए और वेनेशिया भी उस संघ का सदस्य हुआ था। वेनेशिया के द्वारा ऑस्ट्रिया उस संघ पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। कई इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि फ्रांस इस युद्ध से अलग क्यों हो गया। इसके कई कारण बताए जाते हैं, जैसा कि फ्रांस को इस युद्ध में काफ़ी धन को खर्च करना पड़ा था और इससे अधिक वह खर्च करवाने में असमर्थ था। उससे इस बात का भी भय था कि इटली अगर ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है तो वह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उपस्थित हो जाएगा, जो फ्रांस के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। इसके अतिरिक्त फ्रांस इस बात से भी भयभीत था कि कालांतर में ऑस्ट्रिया फ्रांस के साथ इस युद्ध का बदला ले सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की शक्ति अभी भी बनी हुई थी और वह शक्तिशाली था। इस कारण फ्रांस इससे अलग हो गया। फिर भी पिटमॉन्ट सर्डिनिया का राज्य ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करता रहा, परंतु अब यह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अधिक दिनों तक युद्ध कर पाना संभव नहीं था। इस कारण पिटमॉन्ट सर्डिनिया के शासक ने
10 नवंबर 1859 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के साथ विला ज्यूरिख की संधि की, जिसमें विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि की, जिसके अनुसार पार्मा लोम्बार्डी पर पिटमॉन्ट का अधिकार और निस्संदेह पर फ्रांस का अधिकार रहेगा। और जैसा कि पहले कहा गया, पोप की अध्यक्षता में वृहद संघ का गठन करने का भी इसमें निर्णय लिया गया। इस घटना के पश्चात 1860 ईस्वी में युद्ध के दौरान ही मध्य इटली में विद्रोह हो गया और वहाँ की जनता ने इस बात की अपील की कि सर्दिनिया पिडमॉन्ट के शासक उसे सर्दिनिया पिडमॉन्ट के राज्य में इन राज्यों को विलय कर लिया जाए। कैबूर ने इस पद्धति का लाभ उठाया और एक जनमत संग्रह के द्वारा 1860 ईस्वी में पार्मा, टस्कनी, मोडेना और पोप के राज्य को सर्दिनिया पिडमॉन्ट के राज्य में विलय कर लिया गया, अर्थात 1860 ईस्वी में मध्य इटली का विलय पिडमॉन्ट में हो गया। इसके कुछ ही दिनों बाद 1861 ईस्वी में 6 जून 1861 ईस्वी में कैबूर की मृत्यु हो गई। कैबूर की मृत्यु के समय तक इटली का काफ़ी अधिक एकीकरण हो चुका था। कुछ ही राज्य उसके शेष बचे थे जिसका एकीकृत किया जाना आवश्यक था। कैबूर की मृत्यु के साथ ही और मध्य इटली का सर्दिनिया पिडमॉन्ट के राज्य में विलित होने के साथ ही इटली एकीकरण के द्वितीय चरण समाप्त होता है। अब 1861 ईस्वी के बाद इसके तृतीय चरण प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में निस में हुआ था। वह प्रारंभ से ही गणतंत्र का समर्थक था, इसलिए इसी अवधि में उसकी मुलाकात मैजनी से हुई और वह यंग इटली का सदस्य बना और उसने 1833 ईस्वी में गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया मैजनी के साथ, जिसमें वह असफल हुआ और उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वह भाग निकला। 1848 ईस्वी में सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के युद्ध के दौरान भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने समर्थकों के द्वारा इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। 1849 में रोम में होने वाले गणतंत्र में भी उसने योगदान दिया, परंतु इसमें सफल नहीं हो सका। 1856 ईस्वी में गैरीबाल्डी की मुलाकात कैबूर से हुई और दोनों के मध्य समझौता हुआ। इतिहासकारों ने इस समझौते को काफ़ी महत्व दिया है। उनका कहना है कि इन दोनों के समझौते के साथ ही गणतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र के मध्य एक समझौता हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इटली का एकीकरण संभव हो सका। यदि यह समझौता नहीं होता तो इटली के एकीकरण होने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती और इसमें काफ़ी विलंब हो सकता था। इस कारण 1856 में दोनों के मध्य समझौता हुआ और 1859 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने अपनी सैनिक सेवाएं विक्टर एमनुएल द्वितीय को सौंप दी। इसी समय 1860 ईस्वी में सिसिली में विद्रोह हो गया। यद्यपि प्रारंभ के कुछ वर्षों में फ्रांसीसी सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया, परंतु इस घटना के बाद गैरीबाल्डी सिसिली के विद्रोह का सहयोग करने का उसने निर्णय लिया और अपनी समर्थकों के द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने पहुंच गया। यद्यपि कैबूर ने प्रत्यक्ष रूप से गैरीबाल्डी की कोई सहायता नहीं की, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से कैबूर और पिडमॉन्ट सार्डिनिया का शासक विक्टर एमनुएल द्वितीय उसकी सहायता कर रहे थे और उसे धनराशि दे रहे थे, जिसका व्यय वह सैनिक अभियान के लिए कर सके। 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने अपने 1000 समर्थकों के साथ, जो लाल कुर्ती के स्वयं सेवक कहलाते थे, के साथ जेनेवा से सिसिली को प्रस्थान किया
और वहाँ से उसने विद्रोह का समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। उसने नेपल्स की सेनाओं को पराजित किया और जल्द ही सिसिली पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। 19 अगस्त 1860 ईस्वी को ही उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। इन दोनों क्षेत्रों को जनमत संग्रह के द्वारा इटली में सम्मिलित कर लिया गया। वहाँ की जनता भी इससे काफ़ी संतुष्ट थी। इस विलय में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। अब शेष रह गया था वेनेशिया और रोम का विलय इटली में करना। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें सार्डिनिया पिटमॉन्ट ने भी योगदान दिया और वह प्रसा की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित होना पड़ा और सहायता करने के बदले प्रसा ने वेनेशिया का क्षेत्र पिटमॉन्ट को प्रदान कर दिया और इस तरह से वेनेशिया का क्षेत्र भी पिटमॉन्ट में सम्मिलित हो गया। इसी प्रकार 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ क्योंकि प्रसा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि फ्रांस को अपनी समस्त शक्ति लगाना पड़ा और उसे रोम से भी अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए विक्टर एमनुएल द्वितीय ने रोम पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से रोम पर सार्डिनिया पिटमॉन्ट सार्डिनिया का अधिकार स्थापित हो गया और 12 जून 1871 ईस्वी को विक्टर एमनुएल द्वितीय ने रोम की संसद में उद्घाटन करते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूरा हो गया। हमारी राष्ट्र एकता स्थापित हो गई। अब हमें अपने देश को सुखी और संपन्न बनाना है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं रहा और एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में परिणत हो गया। यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेखाएं हैं ये सार्डिनिया का राज्य है। ये सार्डिनिया पिटमॉन्ट सार्डिनिया का राज्य। फ्रांस का अधिकार जिस क्षेत्र में हुआ था सेवाय और नीस का क्षेत्र, जिसे बाद में सार्डिनिया पिटमॉन्ट के राज्य ने प्राप्त कर लिया। 1860 ईस्वी में सम्मिलित जो क्षेत्र थे ये आप लोग देख सकते हैं, एक ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र, ये सम्मिलित किए गए 1860 ईस्वी तक। 1866 ईस्वी में वेनेशिया का क्षेत्र, जब ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध हुआ उस समय पिटमॉन्ट इसे प्राप्त कर पाया और 1870 ईस्वी में फ्रांस प्रसा जब युद्ध हुआ तब सार्डिनिया ने अपने इस राज्य पर, पोप के राज्य पर अपना अधिकार, रोम के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और कोर्सिका के क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों पर इटली का अधिकार हो गया और 1870 ईस्वी तक इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण हो गया। इटली के एकीकरण की सफलता का आधार कई इतिहासकारों ने कैवूर को कहा है, परंतु यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि इस एकीकरण में मैजनी, कैवूर, गैरिबाल्डी और इटली के शासक विक्टर एमनुएल द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जहाँ मैजनी ने पृष्ठभूमि का निर्माण किया, कैवूर ने उस पर इमारत का निर्माण किया
गैरिबाल्डी ने उसके छत को मजबूती प्रदान की और विक्टर एमेल्दुत ने इस पूरी इमारत को सुंदरता प्रदान की। अर्थात कहने का यही है कि इटली के एकीकरण में इन सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपना योगदान दिया और इसमें जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं, जो सहायक तत्व थे, उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1870 ईस्वी तक आते-आते इटली एक राष्ट्र के रूप में परिणत हो गया। उसके सभी क्षेत्र उसके अंतर्गत आ गए। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा इटली का एकीकरण, जिसका ये दूसरा भाग था। प्रथम भाग में हमने बाधाओं और सहायक तत्वों को देखा और दूसरे भाग में हमने इसके विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग अवश्य पसंद आएगा और इससे आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।